वेलकम टू क्वांटम वर्ल्ड। जैसा कि हमने आपको पिछली सीरीज में बताया था, अपनी पिछली वीडियो सीरीज में, कि ये जो पूरी वीडियो सीरीज अब चलने वाली है सारी, ये मोस्टली 11 12th या ग्रेजुएशन बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए चलने वाली है। तो ऐसा ही हम आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, जिससे बहुत पूछा जाता है, वो है आपका पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल स्टडी करेंगे कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से उनमें से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके हमें पूरी प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन सारी स्टडी करनी होती है। तो आओ शुरू करते हैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स को। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स को तो सबसे पहले जानेंगे कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच possess मोर देन वन एरोमेटिक रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। यानी कि दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स विच possess मोर देन कितना, वन एरोमेटिक रिंग्स इन देयर मॉलिक्यूल। ये बात तो सीधी समझ में आती है कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स, पॉली मतलब एक से ज्यादा, एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी मोस्टली जो एरोमेटिक रिंग्स होती हैं वो जब एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगी तो उनको आप कहोगे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखते हैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो जो आपके पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। कितने तरह से डिवाइड किया जाता है? दो तरह से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आइसोलेटेड जो आपके पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। दूसरा तरह से कैसे डिवाइड किया जाता है? फ्यूज्ड, या फिर इन्हीं को आप कहते हो क्या, कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो एक से ज्यादा रिंग तो यहाँ भी प्रेजेंट होंगी और यहाँ भी प्रेजेंट होगी। लेकिन आइसोलेटेड आप उसे तब बोलोगे जब जो मोर देन वन रिंग है, जब वो मोर देन वन रिंग्स हैं, एरोमेटिक रिंग्स हैं आपकी, जब वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हो। कैसे जुड़ी हो? सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हो। यानी आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच मोर देन वन एरोमेटिक रिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू सिंगल बॉन्ड, और या फिर हो सकता है वो कैसे जुड़ी हो, कार्बन एटम के थ्रू जुड़ी हो सकता है वो एक से ज्यादा रिंग सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हो, जैसे कि इसमें है, ये क्या है आपका डाइफिनाइल। इसमें मोर देन वन एरोमेटिक रिंग जो है वो कैसे जुड़ी हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। या तो ऐसा हो सकता है, या कैसे हो सकता है कि मोर देन वन जो एरोमेटिक रिंग है वो किसी अदर कार्बन एटम के थ्रू जुड़ी हो, किसी अदर कार्बन एटम के थ्रू। जोड़ दो इसे, जैसे कि ये हो गया आपका, क्या नाम हो जाएगा इसका, डाइफिनाइल मीथेन। ऐसा हो सकता है। या फिर और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मोर देन वन एरोमेटिक रिंग है, और ये मोर देन वन जो एरोमेटिक रिंग है कैसे जुड़ी है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। क्या नाम है इसका, टरफिनाइल। या फिर कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये कौन सा है, क्या नाम है इसका, डाई बेंजाइल। तो इनमें सारे में जो एरोमेटिक रिंग्स हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, या तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हैं या फिर किसी अदर कार्बन एटम के थ्रू जुड़ी हैं। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी आएगी आइसोलेटेड की। अब बात करते हैं फ्यूज्ड या कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो फ्यूज्ड और कंडेंस्ड जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच मोर देन वन कार्बन एटम, यानी जो एक से ज्यादा कार्बन एटम, जो ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन एटम होते हैं, या कह सकते हो आपकी टू या मोर देन वन लिखना सही रहेगा। इसमें क्या होगा कि जो आपके मोर देन वन ऑर्थो कार्बन एटम है उनके थ्रू जो होती है वो रिंग्स क्या होती हैं, फ्यूज्ड हुई रहती हैं। एक से ज्यादा ऑर्थो कार्बन एटम के थ्रू रिंग्स जो होती हैं वो फ्यूज हुई रहती हैं या कंडेंस हुई रहती हैं, उनको आप कहते हो फ्यूज्ड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल इसका हो जाएगा क्या, ये क्या नाम है इसका, नेफ्थेलिन। ये एग्जांपल हो जाएगा इसका। और एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
ये देखो मोर देन वन ऑर्थो कार्बन आइटम एक दूसरे से फ्यूज हो रखे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंथ्रासीन। और कोई एग्जांपल, बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइलथरीन। ये सारे आपका क्या है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और ये उनका डिवीजन है कि कितने तरह से हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब इनमें से जो आपके मोस्टली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फ्यूज्ड वाले, या जिन्हें आप कंडेंस वाले कहते हैं, उनको ज्यादातर पूछा जाता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वही होते हैं। तो हम वन बाय वन उनकी सबकी एक एक करके प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं उनमें से, फ्यूज वालों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें से सबसे पहले हम लेते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को डिटेल स्टडी करने वाले हैं। नेफ्थलीन को कैसा दिखता है, नेफ्थलीन सबसे पहले इसे जानते हैं। तो नेफ्थलीन होता है ऐसा, ये क्या है आपका नेफ्थलीन। इसकी डिटेल स्टडी करनी है तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। सबसे पहले नेफ्थलीन का क्या पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नेफ्थलीन का पढ़ते हैं कैसे। तो देखो नेफ्थलीन में आपका नोमेनक्लेचर करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी नंबरिंग को ध्यान रखना है। नंबरिंग को क्या ध्यान रखना है, आप नंबरिंग इसमें कैसे करोगे, ऐसे 1 2 3 4 5 नंबर आ जाएगा यहाँ, 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर। तो कितने कार्बन एटम हुए नेफ्थलीन में, 10। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने होंगे, एक हाइड्रोजन होगा आपका इधर, एक होगा इधर, एक होगा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है यहाँ पर भी होगा, नहीं। यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 4 बॉन्ड बन चुके हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वो यहाँ पर सेटिस्फाई है। यहाँ हाइड्रोजन मत लगा देना। तो इसका टोटल जो हाइड्रोजन होंगे इसमें कितने हो जाएंगे, 4 और 4 8। तो ये क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें जो ये पोजीशन होती है आपकी 1 4 5 एंड 8, नेफ्थलीन में कौन कौन सी पोजीशन, 1 4 5 एंड 8। इन पोजीशन को नेफ्थलीन में बोला जाता है अल्फा पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोला जाता है, अल्फा पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चारों पोजीशन क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, एक जैसी होती है, तो इनको क्या बोला जाता है, अल्फा पोजीशन बोला जाता है। और रिमेनिंग 2 3 6 7 इनको बोला जाता है बीटा पोजीशन। क्या बोला जाता है इनको, बीटा पोजीशन, क्योंकि ये 4 पोजीशन होती है वो इक्विवेलेंट होती हैं। तो नोमेनक्लेचर में आपको नंबरिंग याद रखनी कि ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे चलना है। ठीक है, उसके बाद में ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन अल्फा पोजीशन होती है इक्विवेलेंट, ये बीटा पोजीशन होती है इक्विवेलेंट। यानी कि अगर हमारे पास नोमेनक्लेचर के लिए आ जाता है ये, इसका नाम क्या होगा, इसका सिंपल सा नाम क्या हो सकता है आपका, पोजीशन नंबर 1 है। तो या तो आप इसका नाम क्या लिख सकते हो, 1 नाइट्रो नेफ्थलीन लिख सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली क्या कह सकते हो, लेकिन ये सारे जब अल्फा, या आप इसका नाम लिख सकते हो क्या, अल्फा नाइट्रो नेफ्थलीन, ये नाम आप इसका लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ये अल्फा या बीटा आप बोलते हो ये तब बोलते हो जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड होती है। जब ये क्या होती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तब आप इसे सिंपली अल्फा या बीटा कह सकते हो। लेकिन जब मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन हो जाए या हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो जाए तो आपको प्रीफिक्स में आपकी उनकी पोजीशन भी मेंशन करनी होगी। अभी तो काम चल जाएगा अल्फा नाइट्रो नेफ्थलीन से, लेकिन सपोज ये ऐसा हो जाए, एक NO2 यहाँ पर आ जाए, एक NO2 यहाँ पर आ जाए, अब नाम क्या हो जाएगा। अब आप बेटर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि आप इनमें पोजीशन के साथ प्रीफिक्स में पोजीशन लगा लो, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 1 5 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, नोमेनक्लेचर है नेफ्थलीन का। तो कैसे कितने कितने हमारे पास कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, किस पोजीशन को क्या बोला जाता है और कैसे इनका नोमेनक्लेचर आपको जनरली करना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के बारे में। नेफ्थलीन का ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है उससे समझते हैं, यानी स्ट्रक्चर की हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की इसमें हम क्या करने वाले हैं, डिटेल स्टडी।
तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या बना लेते हैं, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हमारे पास नेप्थलीन क्या है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। जनरली ये हो गया हमारे पास ऐसा 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 ऐसा, थोड़ा मैंने टिल्ट करके लिख दिया ऐसे, ठीक है। नेप्थलीन हमारे पास ये होता है, C10H8 होता है। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को इससे अच्छे से समझते हैं। देखो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में क्या समझते हैं इसे, कैसे नेप्थलीन आपका फॉर्म हुआ है। तो देखो जनरली हमारे पास क्या है, ये दोनों जो रिंग रखी हैं, ये दोनों रिंग रखी हैं हमारे पास सबसे पहले हेक्सागोन में। तो देखो इन दो हेक्सागोन रिंग को बना लेते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये दो हमारे पास क्या रखी है, हेक्सागन की रिंग रखी है, ठीक है। अब नेप्थलीन में आप देखो प्रत्येक जो कार्बन है, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, जो हर कार्बन हेक्सागोन के कॉर्नर पे रखा है वो कैसा क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज है। जितने भी कार्बन एटम नेप्थलीन में है वो सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। यानी जितने भी कार्बन ये नेप्थलीन में होंगे ये सारे कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। और प्रत्येक जो कार्बन एटम है आपका sp2 हाइब्रिडाइज, जो प्रत्येक कार्बन एटम है उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, सिग्मा की बात कर रहा हूं, पाई की बात नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है इस हेक्सागन की दोनों रिंग में, उसमें प्रत्येक कार्बन एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज है उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3। सिग्मा की सिर्फ सिग्मा काउंट कर रहे हैं हम, तो प्रत्येक ने कितने बनाए होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनाए होंगे, जिनमें से 2 तो उसने किसके साथ बनाए हैं, कार्बन के साथ ही बनाए हैं, और तीसरा जो बना है उसने किसके साथ बनाया है, आपका हाइड्रोजन के साथ में बनाए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि प्रत्येक कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है इसके पास एक p ऑर्बिटल तो बचा होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो sp2 है ना, एक p तो तब भी बचता है, और वो जो p ऑर्बिटल होगा वो हर कार्बन पे होगा, और जब हर कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। हर कार्बन पे एक ना एक जो p ऑर्बिटल होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, हाँ जी है, तो एक p ऑर्बिटल हर किसी का बचा है, बिल्कुल बचा है, और वो p ऑर्बिटल क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। बहुत अच्छी बात है, p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो गए। अब ये जो p ऑर्बिटल हैं ये क्या करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। क्यों, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी सारे p ऑर्बिटल की, यहाँ से भी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, साथ ही साथ में ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ से भी हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, सेम नीचे से भी हो जाएगी, नीचे से भी हो जाएगी, यहाँ से भी हो जाएगी, यहाँ से भी हो जाएगी, ठीक है। इसको बेटर नेचुरली ऐसे दिखा लेते हैं, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, नीचे से दिखा लो इसे, ऐसा ऐसा, ये इसका नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा, नीचे वाले पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेप्थलीन में हर जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और हर कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए रहते हैं, जिनमें से 2 सिग्मा बॉन्ड तो वो किसके साथ बनाता है, कार्बन के साथ, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड वो फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ में। अब sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब हर कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा, एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और वो p ऑर्बिटल जस्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर देंगे, और साइड वाइज जब ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो वो रिंग के, हेक्सागन रिंग के प्लेन के ऊपर भी और नीचे भी क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेंगे, और यही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एरोमेटिसिटी के लिए। एरोमेटिसिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, एरोमेटिसिटी का टोटल जो अगर मैं मतलब आपको समझाऊं तो एरोमेटिसिटी का मतलब है 3 कंडीशन आपको क्या क्या फॉलो करनी होती है एरोमेटिसिटी के लिए। साइक्लिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। क्या ये आपको साइक्लिक दिख रहा है, यस दिख रहा है, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई। प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर से मतलब हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, हाँ जी है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। क्या उसमें कंजुगेशन है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, बिल्कुल है, ये देखो साइक्लिक रेजोनेंस है इसमें। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी है। क्या एरोमेटिक होगा इन तीनों कंडीशन से, नहीं, अभी भी कंडीशन पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले ये 3 कंडीशन फुलफिल करो और देन फोर्थ जाओ हकल रूल पे, क्योंकि ये 3 कंडीशन अगर कोई फॉलो कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो एरोमेटिक हो सकता है वो एंटी एरोमेटिक निकले आगे जाके। तो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करने के बाद में यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर वो 4n+2 को फॉलो करता है तो एरोमेटिक है,
और अगर वो 4n को करता है तो एंटी एरोमेटिक है। तो ये किस में जाएगा, कितने पाई बॉन्ड है इसमें, कितने पाई बॉन्ड है, 5 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 पाई बॉन्ड है इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 यानी 4 × 2 + 2 10 हो जाएगा। यानी ये किसको फॉलो कर रहा है, 4n को या 4n + 2 को, 4n + 2 को। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर हम इसकी स्टेबिलिटी या एरोमेटिसिटी कंपेयर करें बेंजीन से, बेंजीन इज मोर एरोमेटिक और नेफ्थलीन इज मोर एरोमेटिक, तो आप क्या कहोगे इसमें कि दोनों में से कौन ज्यादा एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आप गौर करो यहाँ पर, तो नेफ्थलीन में जो ये एक पाई बॉन्ड है, ये वाला जो एक पाई बॉन्ड है, ये वाला, ये दोनों रिंग का पार्ट है। देखो इस रिंग का पार्ट भी और इस रिंग का पार्ट भी है। तो क्योंकि एक बॉन्ड को दोनों रिंग शेयर कर रही हैं, तो इसका एरोमेटिक जो कैरेक्टर होगा वो बेंजीन के मुकाबले थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इससे बेंजीन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेंजीन से कंपैरिजन भी इसका किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ नेफ्थलीन। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन या सिंथेसिस, कैसे बनता है नेफ्थलीन। यानी अब चलते हैं सिंथेसिस पे इसकी। नेफ्थलीन की क्या पढ़ते हैं, सिंथेसिस। तो वैसे तो मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट 2 और 3 मेथड जो हमसे जनरली पूछे जाते हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको लेकर चलते हैं। तो सिंथेसिस में जो सबसे पहला मेथड है वो है प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थलीन फ्रॉम 4-phenyl ब्यूट-1-ene। 4-phenyl ब्यूट-1-ene से नेफ्थलीन का प्रिपरेशन या फॉर्मेशन। तो सबसे पहले 4-phenyl ब्यूट-1-ene बना देते हैं, तो जी बना लो। ये क्या है आपका 1 2 3 4 4-phenyl ब्यूट-1-ene, ये हो जाएगा आपका 4-phenyl ब्यूट-1-ene, ये हो जाएगा। जैसे ही आप इस 4-phenyl ब्यूट-1-ene की रिएक्शन या इस 4-phenyl ब्यूट-1-ene को कैल्शियम ऑक्साइड से पास करते हो, रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड से पास करते हो, कैसे बनेगा 4-phenyl ब्यूट-1-ene से नेफ्थलीन। तो 4-phenyl ब्यूट-1-ene से अगर आप नेफ्थलीन बनाना चाहते हो तो इस 4-phenyl ब्यूट-1-ene को रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड से क्या कर दो, पास कर दो। जैसे आप इसे रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड से पास करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। कितने हाइड्रोजन निकले, 2। यहाँ से एक हाइड्रोजन और इस रिंग में भी तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। यानी क्या निकल जाएंगे आपके, 2, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से, 2, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये साइक्लाइज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकला, तो कार्बन अपनी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेगा, डबल बॉन्ड बना के। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी अगर बैटरली अगर हम इसको दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, ये रिंग हमारे पास पहले से थी, यहाँ पर क्या था आपके पास CH2 था, लेकिन क्या रह गया CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन गया। यहाँ पर भी CH2 था, एक हाइड्रोजन गया तो क्या रह गया CH। तो कितने बॉन्ड बने कार्बन के, 3। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था आपका, CH था, ठीक। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, CH2 था, लेकिन क्या रह जाएगा केवल CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के बाहर चले जा चुके हैं। तो ये पूरा क्या है, नेफ्थलीन है। तो 4-phenyl ब्यूट-1-ene से नेफ्थलीन कैसे बनाया जाता है, सिंपली आप 4-phenyl ब्यूट-1-ene को रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड से क्या कर दो, पास कर दो, तो आपके पास में नेफ्थलीन बन जाएगा। ये था एक मेथड मैं कहता हूँ जिसे, वो है आपके पास में हॉवर्थ सिंथेसिस। कौन सा मेथड है ये, हॉवर्थ सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम केसेस में ये पूछा जाता है आपके पास में, हॉवर्थ सिंथेसिस। 1932 में ये दिया गया था हॉवर्थ सिंथेसिस, क्या होता है उसे अच्छे से समझते हैं। हॉवर्थ सिंथेसिस में सबसे पहले क्या होता है, या इसी को हॉवर्थ सिंथेसिस को जो होता है वो दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू नेफ्थलीन। यानी कि बेंजीन से क्या बनाना, नेफ्थलीन का बनना या कन्वर्ट करना बेंजीन को नेफ्थलीन में, उसको कहा जाता है हॉवर्थ सिंथेसिस। तो कैसे किया जाता है,
सबसे पहले आप क्या करते हो, जो आपके पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप करते हो सक्सेनिक एनहाइड्राइड से। किससे करते हो? सक्सेनिक एनहाइड्राइड से, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्राइड्स AlCl3। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन सक्सेनिक एनहाइड्राइड से आप करते हो किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्राइड्स AlCl3 की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ये है आपका फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले होगा क्या, आपका जो बेंजीन होगा उसकी रिएक्शन होगी किससे? सक्सेनिक एनहाइड्राइड से। सक्सेनिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है? सक्सेनिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है? सक्सेनिक एनहाइड्राइड जो होता है वो बनता है आपका सक्सेनिक एसिड में से क्या कर दो? डिहाइड्रेशन कर दो। ये सक्सेनिक एसिड है, इसमें से डिहाइड्रेशन कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा? सक्सेनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। इस सक्सेनिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन आप करते हो किससे? बेंजीन से। किससे रिएक्शन करते हो इसकी? बेंजीन से। तो देखो, समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, जस्ट समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव एंड से जुड़ेगा, और जो ये नेगेटिव है ये हाइड्रोजन यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? ये आपके पास पहले से रिंग प्रेजेंट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक, ये वाला जो कार्बन है वो जनरली सीधा किससे जुड़ेगा? इस वाले से। तो जोड़ लो, इससे जुड़ गया। इसके बाद में क्या है? CH2, ये रहा CH2, ये रहा CH2। ये क्या है? CH2 आपका एक कार्बन है और दो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो CH2 और उसके बाद में C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर O माइनस था, उस O माइनस ने क्या कर दिया? से H एक्सेप्ट कर दिया। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन सक्सेनिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड्स AlCl3 कराई, जिसको आप फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हो। तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा। अल्फा कार्बन ये, बीटा ये, तो बीटा, और कौन सा ग्रुप है ये? पूरा बेंजॉइल, बीटा बेंजॉइल, और 3 कार्बन, तो प्रोपियोनिक एसिड, बीटा बेंजॉइल प्रोपेनोइक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब आप फर्दर इसमें क्या करा दो, इस बीटा बेंजॉइल प्रोपेनोइक एसिड की जो रिएक्शन है वो आप कराओ जिंक अमलगम से इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये कुछ जानी पहचानी सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या कहा जाता है इसे? क्लीमेंसन रिडक्शन। और आप अच्छे से जानते हो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन में CO का जो है वो कन्वर्जन हो जाता है, CO का कन्वर्जन हो जाता है किसमें? मिथाइलिन में, CH2 में। मिथाइलिन में CO का कन्वर्जन मिथाइलिन में हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आपका जो ये CO है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH2 में। तो देखो यहाँ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, इसको एज इट इज लिख लो। ये जो CO था ये अब क्या बन चुका है? CH2, और बाकी हमारे पास ये CH2 था, ये CH2 पहले से था, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH था। ठीक है, अब ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। गामा, गामा पे क्या लगा है? फिनाइल, तो ये हो जाएगा गामा फिनाइल और ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, गामा फिनाइल ब्यूटाइरिक एसिड। अब जब इस गामा फिनाइल ब्यूटाइरिक एसिड की रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से करते हो, किससे करते हो? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसका काम है डिहाइड्रेशन करना, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका। जैसे यहाँ से OH और H निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में? ये पहले से आपके पास में रिंग है, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये CH2 प्रेजेंट है आपके पास, CH2 प्रेजेंट से, और ये CH2 आपके पास वैसे ही प्रेजेंट है। ये यहाँ से जुड़ के डबल बॉन्ड बनाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? अल्फा टेट्रालोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा टेट्रालोन, क्योंकि CO कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अल्फा टेट्रालोन इसका नाम हो जाएगा। फर्दर अब आप क्या कर दो, इसमें फिर से एक बार जिंक अमलगम और HCl डाल दो। क्या डाल दो इसमें? फर्दर एक बार फिर से जिंक अमलगम और HCl डाल दो, तो फिर से क्या हो जाएगा? क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? जो ये C डबल बॉन्ड O होता है ये कन्वर्ट होता है CH2 में, तो यानी यहाँ से ये हटके CH2 लग जाएगा। तो ये रिंग तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, इसमें कुछ नहीं हुआ। ये CH2 प्रेजेंट था, ये CH2 प्रेजेंट था, ये CH2 हमारे पास प्रेजेंट था पहले से, और यहाँ पर भी अब क्या आ चुका है? CH2, क्योंकि क्लीमेंसन रिडक्शन CO का कन्वर्जन कर देता है
CH2 में, ठीक है। तो अब इसका नाम टेट्रालोन ना लेके क्या हो जाएगा, टेट्रालीन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब लास्ट स्टेप में आप क्या कर दो, ये जो आपके पास में प्रोडक्ट बना है इसको डाल दो सेलेनियम में, या तो सेलेनियम में डाल दो या फिर पीडी भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। सेलेनियम या पीडी, सेलेनियम या पीडी का काम क्या होता है, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो सेलेनियम या पीडी का काम होता है कि जो आपकी एरोमेटिक रिंग से लगी पहली रिंग होती है ये उसको एरोमेटिक कर देता है, ठीक है। या सिंपल भाषा में कहूँ तो डिहाइड्रोजनेशन, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से H2 निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से H2 निकलेगा, और क्या आ जाएगा दोनों जगह पे डबल बॉन्ड। तो जैसे आप यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन करते हो तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगा तो दो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे आपके, और यही आपका क्या है, नेफ्थेलीन है। और मोस्टली यही आपको प्रिपरेशन यहाँ पर पूछी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।